दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे जातिवाद पर। अक्सर हम जातिवाद को सिर्फ गाली, हिंसा या खुले भेदभाव के रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि जातिवाद का सबसे खतरनाक रूप ये नहीं है जो गालियों में दिखाई देता है, सड़क पर दिखाई देता है। इसका सबसे खतरनाक रूप वो है जो किताबों में दिखाई देता है, किताबों में बैठा होता है, जो सेमिनारों में, शोध पत्रों में तर्क बन करके आता है, जो विचार गोष्ठियों में, नेताओं के भाषणों में विद्वत्ता का जामा पहन करके सामने आता है, जो टीवी डिबेट्स में तथ्य और संदर्भ के साथ परोसा जाता है। ये वही जातिवाद है जिसे पहचानना सबसे मुश्किल काम है। इसे सम्मानजनक जातिवाद कहा जा सकता है। ये जातिवाद गाली नहीं देता, ये मारता भी नहीं, ये चिल्लाता भी नहीं, ये बेहद शालीनता के साथ सामने आता है। लेकिन ये धीरे धीरे समाज की सामूहिक स्मृति को जहर देता है। ये तय करता है कि कौन सा नायक किस जाति का है, कौन सा कवि किस खांचे में आएगा, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी किस पहचान में कैद कर दिया जाएगा, और फिर उसी आधार पर श्रेष्ठता का दावा किया जाएगा। समाज को अद्भुत अदृश्य दीवारों में बांट दिया जाएगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जाति कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसे मनुष्य खुद करता है। आपने जन्म लिया, ये आपके हाथ में नहीं था। आप किस जाति में पैदा होंगे ये आपका चुनाव नहीं था। आप जाति बदल भी नहीं सकते, क्योंकि भारतीय समाज में जाति एक बंद फ्रेम है, बंद सामाजिक समूह है। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति को इसी कारण अमानवीय व्यवस्था कहा था। उनके शब्दों में जाति श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। अंबेडकर बार बार कहते हैं, जाति व्यक्ति की क्षमता नहीं, उसकी सीमाएं तय करती है। लेकिन विडंबना ये है कि आज उन्हीं अंबेडकर को भी कुछ लोग एक जाति विशेष का नायक बना करके पेश करते हैं, उनकी विचारधारा को सीमित करने की कोशिश करते हैं। यही सम्मानजनक जातिवाद है। इतिहास का एक बड़ा अपराध यही है, यही रहा इतिहास का एक बड़ा अपराध कि उसने व्यक्तियों को उनके विचारों से नहीं, उनकी जातियों से परखा। जो लोग समाज को बदलने आए उन्हें समाज तोड़ने का औजार बना दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के नायक, कवि, लेखक, गीतकार, कलाकार, समाज सुधारक, नेता, सबको जातीय पहचान में बांटकर एक संकीर्ण सामूहिक स्मृति गढ़ दी गई। जबकि इतिहास का काम पहचान गढ़ना नहीं, समाज को समझना होना चाहिए। इतिहास किसी की निजी बपोती नहीं है। इतिहास किसी एक जाति का भी नहीं होता। इतिहास ये साबित कर सकता है कि हर समाज में उजाले भी थे और अंधेरे भी थे। यही कारण है कि इतिहास उसी का होता है जो उसे बनाता है, ना कि उसका दावा करने वाले का। यही बात चौधरी चरण सिंह के जीवन से समझी जा सकती है। चौधरी चरण सिंह को किसानों ने क्यों अपना नेता माना, क्यों मसीहा माना, क्यों उनको याद करते हैं? इसलिए नहीं कि वो किसी जाति विशेष से आते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने किसान को राजनीति के केंद्र में रखा। उन्होंने किसान को जाति नहीं, वर्ग माना। उन्होंने जाति के आधार पर भावनात्मक भाषण नहीं दिए, उन्होंने संरचनात्मक समाधान खोजे। यही कारण था कि वे अंतरजातीय विवाह को सामाजिक क्रांति का सबसे प्रभावी औजार मानते थे। वो चाहते थे कि अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, ताकि समाज की बंद संरचना टूट जाए। ये सोच जाति के खिलाफ थी, किसी जाति के पक्ष में नहीं थी। अंबेडकर का रास्ता संवैधानिक और वैचारिक था। चौधरी चरण सिंह का रास्ता सामाजिक और आर्थिक था। लेकिन लक्ष्य दोनों का एक था, मनुष्य को जाति से मुक्त करना। सम्मानजनक जातिवाद इन दोनों को भी
अलग अलग खेमों में बांट देता है ताकि साझा लड़ाई कमज़ोर हो जाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इतिहास को हथियार नहीं, दर्पण की तरह देखें। इतिहास का काम दुश्मन बनाना नहीं, आत्मालोचना करना है। एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। जो समाज अपने अतीत के उजले और अंधेरे पक्षों को देखने का साहस करता है वही आगे बढ़ता है, और जो समाज सिर्फ गौरव ढूंढता है वो अंततः असुरक्षा में जीता है। भारत जैसे समाज में एकल इतिहास संभव नहीं है, लेकिन साझा स्मृति संभव है। ऐसी स्मृति जो संघर्षों को बांटती नहीं, समझती है। ये इसलिए हमारे नहीं थे कि वो किसी जाति के थे, बल्कि इसलिए हमारे थे कि उन्होंने मानवता के लिए संघर्ष किया, समानता के लिए संघर्ष किया, समाज की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, इतिहास किसी का नहीं होता, लेकिन भविष्य सबका हो सकता है, बशर्ते हम जाति के नाम पर इतिहास लिखने के बजाय मानवता के नाम पर इतिहास पढ़ने का साहस करें और एक बेहतर समाज के निर्माण की पहल करें। जातीय संगठनों का वजूद समाज और देश के बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको प्रगतिशील लोकतांत्रिक संगठन बनाने होंगे और लोकतांत्रिक चेतना के आधार पर ही संघर्ष करना होगा, और अतीत की साझा स्मृतियों को राष्ट्र के हित में देखना होगा, बेहतर ढंग से देखना होगा। तब हम एक बेहतर भविष्य की बुनियाद रख पाएंगे। आप इस पर किस तरह से सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।